विल फाइंड। स्पॉटलाइट से हटाऊं, तो मैं अपना चेहरा देख के ना क्लास में खुद डर जाती हूँ। हे भगवान। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। टेक रेस्ट मैम, वी कैन स्टडी लेटर। अच्छा। टेक रेस्ट मैम, वी कैन स्टडी लेटर। तू भाई, तू तो मेरे को सलाह मत ही दिया कर साहिल। नहीं, मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया, पर मैं सो गई थी थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा सा नींद में झूल रही हूँ। ओके, कहाँ थे हम लोग? ये वाली स्लाइड हमने कर रही थी, राइट? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे थे हम लोग, राइट? इस पे थे ना? ये यस ये मैम। मैम। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट में पानी लेकर आ जाऊँ, जाना नहीं, ठीक है? ये मैम। दैट्स करेक्ट। हेमराज साहिल स्टार्टेड। ओके बेटा, मेरे पास फोन नहीं है, तो आज टाइमर है तो किससे करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। एक बार बता देती हूँ, जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा वाला चैप्टर है ये? इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना? तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के हम लास्ट पार्ट पे हैं, राइट? इन्वायरमेंटल इशू लास्ट पार्ट। जो लास्ट के कुछ केस स्टडीज हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में? पीवाईक्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम नीट को कर रहे हैं। ओके। तो तुम बोलोगे मैम बाकी के क्वेश्चन कहाँ रहे? टेंशन मत लो, जनवरी के एंड तक हम नई चीज़ें करेंगे। ओके, वेरी गुड राबिया, आंचल। जनवरी के एंड तक हम नई चीज़ें करेंगे। उसके बाद जनवरी के एंड के बाद, जैसे मैक्सिमम फेब्रुवरी का मैं एक वीक ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे और दबा के रिवीजन करेंगे। तो अगर तुमको लग रहा है ना कि मेरे एंड से कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो टेंशन मत लो, मैंने सारे लगा देने हैं तुमसे। लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना, ठीक है? ओके, गुड किन्ना, गुड गुरप्रीत, गुड तनिषा, गुड 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 रिया, गुड रेणुका, गुड सानिया, गुड आंचल धीमान, गुड गुड, सबके आंसर सही है। वेट। सो ओके, गुड जसकीरत, हेलो। सो अगर तुमको अभी तक इकोलॉजी के क्वेश्चन लगा के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? क्या इकोलॉजी के क्वेश्चन लगाने डिफिकल्ट है? नो मैम। नो नहीं है। मैम। हाँ, नहीं है डिफिकल्ट, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना डिफिकल्ट है, यस मैम। यस क्योंकि मैम। बहुत ज़्यादा थ्योरी है और बहुत ही वास्ट सी थ्योरी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल होती है, लेकिन हमें पता है कि नंबर इससे आ जाएंगे, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? हम उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें याद रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर मैंने 20 क्वेश्चन ट्राई किए, ठीक है? ये मैंने खुद करके देखा है अपने पे, तो मैं वैसे बता रही हूँ। मैंने 20 क्वेश्चन ट्राई किए, जिसमें से मेरे 4 रॉन्ग थे। बेटा हो सकता है मैं बाकी के जो मेरे 16 क्वेश्चंस थे ना, जो सही थे, वो भूल जाऊं, लेकिन मैं 4 गलत सवाल नहीं भूलूंगी कभी। वो जो गलत सवाल का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा मुझे याद रहेगा, क्योंकि वहां मेरी गलती थी। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो, टाइमर लगा के ट्राई करो, और उसके बाद जो आपका रॉन्ग आंसर है उसके ऊपर जाओ, दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो और पता करो कि कैसे गलत हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो उसका स्निप भेजो। तो ऐसे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर ना बार बार आपकी आंखों के आगे आएगा और आपको खुद से याद हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से जब बहुत ही लेंदी क्वेश्चन चैप्टर्स होते हैं वो याद होते हैं। जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नेट, सो उसमें एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है, जिसमें आप ह्यूमन, जो मैंने तुम्हें रिप्रोडक्शन का पार्ट बढ़ाया ना, तो कैसे एक बेबी डेवलप होता है उसका पूरा मैकेनिज्म आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बट बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है। तो मैं उसको वैसे प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि क्लास में पढ़ने के बाद मेरा पढ़ने का ऑनेस्टली मन नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हो जाती है। हमारी क्लासेस भी बहुत लंबी होती है, 6-6 घंटे की होती थी। तो मैं उसको क्वेश्चन करती थी,
मैं क्वेश्चन लगाती थी तो पता है कि यहाँ पर आके मैं अटक गई हूँ, फिर वो कॉन्सेप्ट को मैं जाकर दोबारा पढ़ लेती थी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऐसे वाले चैप्टर्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो जो इकोलॉजी है ना, आप इकोलॉजी को एक चैप्टर की तरह मत ट्रीट करना, आप इकोलॉजी को एक यूनिट की तरह ट्रीट करो। तो जब भी इकोलॉजी पढ़ोगे फिर पूरी पढ़ो, है ना। इकोलॉजी को एक यूनिट की तरह ट्रीट करो और दे लो, ये समझ लो कि इस यूनिट से आपको कम से कम 30 to 40 मार्क्स का पेपर आएगा, राइट। तो इसको इसी तरीके की स्ट्रेटजी बनाओ कि यार एक हफ्ते में इकोलॉजी रिवाइज करनी है, फिर भूल जाओ। जैसे नवंबर में तुमने एक बार इकोलॉजी रिवाइज करी, जनवरी में एक बार इकोलॉजी पूरी रिवाइज करी, फरवरी में एक बार इकोलॉजी रिवाइज करी, राइट। कैसे रिवाइज करी? पहले क्वेश्चन लगाए, फिर थ्योरी लगाई, फिर क्वेश्चन लगाए, फिर थ्योरी लगाई। अगर तुम खुद सोचो, पेपर अगर तुम्हारा मई में है और तुम, क्योंकि 12th वालों के, बोर्ड वालों को भी आएगी इकोलॉजी, है ना। तो तुम खुद सोचो कि अगर तुम 4-5 महीने में इसको 4-5 बार पढ़ रहे हो पूरी पूरी यूनिट को, तो तुमको कैसे याद नहीं रहेगा ना। इतनी तो कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, राइट। तो इसे इस तरीके से याद करने की कोशिश करना और इसे एज ए यूनिट ट्रीट करना, ओके। क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ चैप्टर से कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इकोलॉजी से पूरे यूनिट से क्वेश्चन आता है। कभी कभार किसी चैप्टर से नहीं आता और एक चैप्टर से बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे इस वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, हो सकता है इस साल ना आए क्वेश्चन, यू नेवर नो। पर पूरी यूनिट लेके चलोगे तो तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल 30 to 40 मार्क्स का पेपर इससे आना है। ठीक है, समझे मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ? यो मैम। ठीक है, तो इसे ऐसे यूनिट ट्रीट करना और परेशान मत होना, हो जाएगी, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। और वैसे मैंने सुना था कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम ड्रॉप लेंगे तो इस वजह से हम प्रिपेयर नहीं कर रहे। इट्स ओके, 12th तो प्रिपेयर कर ही रहे हो ना, तो 12th प्रिपेयर कर रहे हो और 11th उतनी ही कर लो जितनी हम करा रहे हैं। अगर उतने में तुम्हारे कॉलेज मिल रहा है तो तुमको एक साल ड्रॉप क्यों करना है? उसके बाद भी मन करेगा ड्रॉप करने का तो कर लेना, कोई रोक थोड़ी रहा है। नहीं, वो तो तुम्हारी डिसीजन है, लेकिन जितना क्लास में हो रहा हो उसे करने की कोशिश तो करो, है ना। तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। चलो, so polyblend, a fine powder of recycled modified plastic, has proved to be a good material for construction of road. कौन सी जगह ऑफ रोड हुई है ये? विच स्टेट? विच स्टेट? कौन सी स्टेट में हुई थी भाई? आंचल? सीरियसली नो वन नोज? या आई एम नॉट ऑडिबल सडनली? बेटा बैंगलोर में हुई थी, यहाँ पे लिखा भी है, देखो। बैंगलोर में इसके रोड्स ले हुए हैं ना, जो बिटुमेन और पॉलीब्लेंड को मिला के उसके मिक्सचर से बने हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है ना यही क्वेश्चन आएगा, कोई घुमा के आ सकता है, यू नेवर नो, ओके। सो बी केयरफुल विद दैट, ओके। ट्राई दिस क्वेश्चन। टाइमर नहीं है मेरे पास, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आज हमें। ट्राई दिस वन। एम आई ऑडिबल ना? Yes, ma'am. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. चलो फिर ये वाला Yes, क्वेश्चन ma'am. लगाओ, ये वाला क्वेश्चन लगाओ। गुड रेणुका। गुड 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 गुड, पढ़ा है तुम लोगों ने। गुड कुलदीप, सान्या, हेमराज, सिमरन, आंचल, रेणुका, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल और न्यूक्लियर वेस्ट? न्यूक्लियर वेस्ट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होते हैं, गुड तनिषा। रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होते हैं इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो जितने भी बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट न्यूक्लियर मटीरियल को यूज़ करके उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, पर इससे भी तो वेस्ट जनरेट होता है ना, जो किसी काम नहीं आया। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट हो उसको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, राइट। सो न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज हम अभी करते हैं? देखो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन हमारे पास और मेथड्स नहीं है। पहले तो सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि हम इसे यूज़ ना करें, नो यूज़। इसे यूज़ ही ना करें तो बेहतर है एनर्जी जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। पत्थरों के बीच में धरती का बहुत अंदर खोदो, अप्रोक्सीमेटली का
500 मीटर तक डिग करो और वहां पे इसको प्लेस कर दो एक बहुत बड़े कंटेनर में रख के, ठीक है। एक एयर टाइट कंटेनर रखेंगे वैक्यूम वाला, उसके अंदर डाल देंगे जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है और उसको 500 मीटर तक अंदर गड्ढा खोद देंगे धरती के अंदर और वहां पे उसको एकदम से दफना देंगे और आसपास पत्थर रखेंगे उसके, ताकि उसको जितना ज्यादा हम ह्यूमन टच से बचा सके, राइट। तो ये इसका आंसर होगा ए। शूट द वेस्ट इनटू स्पेस, स्पेस में कहाँ शूट कर देंगे, हम ऐसे थोड़ी फैला सकते हैं, और ये कोई इजी तरीका थोड़ी है कि रॉकेट में डाल के भेज दिया, तो ये आंसर नहीं बनता। बरी द वेस्ट अंदर एंटार्क्टिका आइस कवर, ऐसे नहीं कर सकते, आइस कवर के नीचे भी तो लाइफ रहती है, वो तो बर्बाद हो जाएगी, और वहां से भी तो पानी आता है। डम्प द वेस्ट विद इन रॉक्स अंडर ओशियन, ऐसे ओशियन में खुला नहीं डाल सकते हम लोग, ये तो दिक्कत दे देगा, पानी खराब कर देगा। तो आंसर वुड बी 1, पर बहुत अच्छा तरीका नहीं है ये, लेकिन अभी तक हमारे पास यही फिजिबल है, ठीक है। Yo-yo, ओके, ma'am. ठीक है, ऑलराइट, ट्राई दिस वन। 2 क्वेश्चन है, मुझे कोई टाइम बता देना। टाइम टाइम। अरे सोंदू बच्चों, टाइम क्या हो रखा है, कोई बता दो 7:30. भाई, पेपर्स घड़ी नहीं है। 7:35, ठीक है, ओके। चलो, आंसर बुढ़ी फर्स्ट का आंसर लिखा है डी। अच्छा, आंसर तुम बताओ क्या होगा, साहिल का डिफरेंट है। ओके, ओके, गुड टू सी। तुम माइक ऑन करके नहीं बोल रहे, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। ओके, स्टॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है। हम्म, कोई बता दो यार। क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, कुलदीप। क्या हो गया तुम्हें सडनली, बोलो। साहिल, हेमराज, Warming of Earth's surface due to the presence of some radioactive gases. रेडियो एक्टिव गैसेस, रेडियो एक्टिव गैसेस, क्या बात कर रहा है। अब वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट उसका रिजल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन दो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गए ना। Atmosphere. वार्मिंग ऑफ, ओके, क्या होता है, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुम लोगों को। क्या होता है, अर्थ बहुत ठंडी होती है लेकिन अर्थ थोड़ी गर्म है, गर्म कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्री सेल्सियस इसका अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल टेम्परेचर है, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकी एरिया वाइज वेरिएशन डिपेंड करता है। तो उसके अर्थ के ऊपर पड़ती है और उसके सरफेस पे अच्छे से पड़ती है और फिर बाउंस बैक होती है। तो हमारे पास कुछ गैसेस है जो नेचुरली, ग्रीन हाउस गैस सबसे पहले तो, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है नेचुरल फिनोमेना है, सबसे पहले तो ये जान लो, नेचर में था ये खुद से, हमने क्या कर दिया, हमने और पॉल्यूशन करके ना इसको इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए थी। क्या होता है इसमें कि जो गैसेस होती है ना, जैसे कि अभी गैसेस का नाम बताती हूँ, गैसेस जो होती है वो एटमॉस्फेयर पे जाके अर्थ को पूरी तरीके से कवर कर रही है, एक तरह से एक ब्लैंकेट बिछा रही है। जैसे ठंडी में तुम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो ना, तो अर्थ तुम्हारी तरह है और वो ब्लैंकेट गैसेस का ब्लैंकेट है। तो ये जो गैसेस होती है, ये कौन सी होती है, मेनली होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और CFCs and 2. CFCs एंड N2O। CFC तो हमने मैन मेड बनाई है ना, नेचुरल फिनोमेना में मैं CFC मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी, ओके। N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये हमारी कुछ होती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये गैसेस जाके एक चद्दर से बना लेती है अर्थ के सरफेस पे। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, सर अर्थ के सरफेस पे सनरेज गिरती है, राइट। जब सनरेज गिरती है तो सबसे पहले तो कुछ सनरेज वापस को बाउंस बैक हो जाती है, ओके। तो हम कहते हैं लगभग, अप्रोक्सीमेट डेटा लिख रही हूँ, 1/4 जो होती है सनलाइट वो बाउंस बैक हो गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आई, धरती से टकराई और वापस चली गई, ओके। उसके अलावा 1/2, जो हाफ होती है 1/2, वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब। कितना बचा,
अब इसमें जो 1/2 होती है वो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का शिकार, ग्रीन हाउस गैस होल्ड। ग्रीन हाउस गैसेस उसको बाहर नहीं जाने देती। क्या मतलब है कि देखो ये तो बाउंस बैक वाली होगी मेरी, ठीक है, ये मैं कह देती हूँ ये ए कंडीशन है, तो ये तो मेरी ए कंडीशन वाली होगी। उसके अलावा कुछ सरफेस में रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, तो लेट्स से ये मेरी बी वाली होगी जो एब्जॉर्ब हो गई, ये रहा मेरा बी। अब कुछ है जो बाहर जाना चाहती है, अब इस वाले को ध्यान से देखना, मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये सन के अर्थ के सरफेस पे आ गई गैसेस, और ये बाहर जा रही थी, जैसे ए वाली जा रही थी वैसे ही बाहर जा रही थी, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, इन्होंने इन गैसेस के मॉलिक्यूल ने इसको जाने नहीं दिया, उसने बोला वापस जा अर्थ पे, तो ये दोबारा से अर्थ पे गिरती है। अर्थ का सरफेस कहता है भाई वापस जा, तेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है हीटिंग, तो ये फिर वापस से बाउंस बैक होती है। लेकिन फिर ग्रीन हाउस गैसेस कहती है आप प्लीज वापस जाइए, अब बाहर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। तो ये जो है ना एक तरीके से 2 and 4 मोशन चलता रहता है, ठीक है। ये 2 and 4 मोशन की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो वार्म सा मेंटेन होके है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस गैसेस ने एक चादर सी बिछा रखी है जो कुछ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को होल्ड करके रख रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर, और हमारे एनवायरनमेंट को एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट बना के रख रही है। बात समझ आई? ये साहिल उस वर्ड का यहाँ यूज नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको पता होगा ग्रीन हाउसेस आप बनाते हो ना, हिमाचल में देखे भी होंगे आपने, कि बाहर ठंडा मौसम है लेकिन मुझे ऐसे अपने प्लांट उगाने हैं जिनको थोड़ी गर्मी चाहिए, तो मैं उनके लिए अलग से शीशे का ऐसे घर बना लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन अंदर आती है वो बाहर रिलीज नहीं होती, तो ये ग्रीन हाउस हमेशा अंदर से गर्म होते हैं ताकि स्पेसिफिक प्लांट में यहाँ उगा सकूं, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या दिक्कत है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो मेन गैसेस है वो कौन सी 2 गैसेस है? CO2 and methane. कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मेजर, हाँ मेजर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, राइट। जिन्होंने भी इसका आंसर लिखा है डी, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वो कंफ्यूज कर लो, एसिड एंड क्या हो रही है मेरे, ठीक, ओके। अब इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि जो हमने ह्यूमन ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा सिवियर कर दिया है, क्योंकि हमने ऐड कर दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हमने बात की थी ना, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं, तो उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज़्यादा, ये चद्दर जो है ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। तो जो रेडिएशन पहले बाहर चली जाती थी वो भी अब रुकने लगी है। जब वो भी रुकने लगी है तो अर्थ का सरफेस ज़्यादा गर्म होने लग गया है। तो ज़्यादा अर्थ का सरफेस गर्म होता है, इसलिए हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इट्स नॉट अ ग्लोबल वार्मिंग, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इज इट करेक्ट? यू गेट इट? समझ आई? यो मैम. ठीक है, बहुत बढ़िया। ये स्क्रीनशॉट से बाद में लेना। अच्छा, उसके बाद क्या था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम कॉप भी कहते हैं, अरे मेरी रिदम नहीं बन रही, सॉरी, इसे हम कॉप भी कहते हैं। जो कॉप हुआ था ऑन क्लाइमेट चेंज इन ईयर 2012, 2012 में कॉप कहाँ पर हुआ था? ये डी दोहा में हुआ था। इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा, राइट। ये कहाँ पर हुए थे, ये कहाँ पर होते हैं, इन डेटा को आपको याद ही करना पड़ता है, इसके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कॉप जो है, कॉप बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली डिफरेंट नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम क्या मेजर्स उठा सकते हैं, फिर वो आपस में कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं और उम्मीद करते हैं कि जी जितने देश यहाँ पर आए हैं वो इसको फॉलो करें। कुछ देश करते भी है फॉलो, कुछ नहीं भी करते हैं। तो कॉप कौन कौन से ईयर में हुआ इसका छोटा सा डेटा बना लेना, बहुत ज़्यादा मेरे को पता है थोड़ा टाइम लगेगा उसको रट्टा मारने में, लेकिन इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये रटना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगी। डन? ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन आया था कॉप पे, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन ईयर 2011। तो पहले बेटा 2012 में दोहा में हुआ है, तो 2011 में कहाँ पर हुआ है ये पूछ रहे हैं। दोहा इज बेसिकली इन कतर, ठीक है, तो कतर में हो चुका है। तो अगर मुझे ये पता होता तो मुझे ये पता चलता था कतर में तो नहीं हुआ है, राइट। तो इसका आंसर होगा, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा, इसका आंसर होगा डी, साउथ अफ्रीका। दैट इज करेक्ट, तुमने सही लिखा है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, वन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और भी रीजंस है, तो तुम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? बड़े जनरल से क्वेश्चन है ये, ऐसे एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही पेपर में, ओके।
ओके, बिना टाइमर के मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ओके स्टॉप, रुक जाओ भाई। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय, धरती का सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बाय इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? Cutting of trees. कटिंग ऑफ ट्रीज। बेटा जिनको नहीं वर्ड में फ़र्क पता वो लिख लो, कोई बात नहीं, नहीं पता तो क्या हो गया। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यार ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हम स्लो डाउन कर ले तो ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क तो पड़ेगा, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगे, लेकिन कटिंग ऑफ ट्रीज कर दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी ना। पेड़ तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ए इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटोगे तो धरती और अनस्टेबल होगी, स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, इसकी हाफ स्टेटमेंट करेक्ट थी, हाफ इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे ये कह रहा है इंक्रीज कर दो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को और काट दो, तो ये नहीं करना है हमें, तो ये भी गलत हो गया। रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, तो ये भी गलत हो गया। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, रिड्यूस कर दो, हाँ ये स्टेटमेंट अच्छी है। कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये कह रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल तुम यूज करते हो उसको भी कट डाउन कर दो, उसको भी कम यूज करो, तो फॉसिल फ्यूल कंजर्व होगी, ये बात भी सही है। जब हम ऐसा करेंगे तो धरती कम गर्म होगी, तो सी वुड बी द आंसर। रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मतलब Planting of trees. हाँ प्लांट करो ट्रीज को, इसको रिड्यूस करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो डी नहीं हो सकता, आंसर वुड बी सी। तो जिनको वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं था उनका गलत हुआ होगा। तो एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, इनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है डन। मैम तो ये ये वाला मैम करना, ये वाला करना, फिर बैलून से खेलते हैं तब तक। उफ। हाँ ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा अगर न्यूज़ व्यूज़ देखते हो या डिस्कवरी देखते हो तो तुमको पता होगा, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड हेमराज, शाबाश, डूइंग गुड। हेमराज मुझे टाइम बताना बेटा, क्या हुआ है, कितना? हेमराज व्हाट इज द टाइम? पल्लवी थिंक अगेन। सुना नहीं मुझे, टाइम टाइम। मैम ओके 7:40, 7:46. 7:46। ओके, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन बाय, ये दुनिया का जो क्लाइमेट है हमारा, यार वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या होता है? मैम वेदर मौसम मौसम होता है जैसे ठंडी गर्मी, और क्लाइमेट वो होता है हमारा एनवायरनमेंट, जैसे एयर वाटर वगैरह। नहीं बेटा, ये तो नहीं होता है। एटमॉस्फेयर में एयर वाटर सब कुछ आता है। एटमॉस्फेयर, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे आसपास ये पर्दा भी मेरा एटमॉस्फेयर का पार्ट है, एयर भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, पानी भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर में सब आता है। ठीक है, उसको मैं एनवायरनमेंट भी कह देती हूँ, बहुत ही क्लोज टर्म है। एनवायरनमेंट थोड़ी बड़ी टर्म हो गई। क्लाइमेट और वेदर में क्या चेंज है, क्या फ़र्क होता है? हम ऐसे बोलते हैं ना, आज वेदर बहुत ठंडा है, आज वेदर बहुत कम है, तो वेदर एक छोटी यूनिट है। क्लाइमेट हम बोलते हैं किसी कॉन्टिनेंट के बारे में, जैसे थार डेजर्ट है वो गर्म रहते हैं, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं स्पेसिफिक रीजन की बात करूँ तो वो मैं कहूँगी वेदर। जैसे कि पूरे हिमाचल ठंडा रहता है, तो हम, मैं उसके क्लाइमेट की बात करूँ। जब आप बड़े एरिया को कवर करते हो तो मैं क्लाइमेट बोलती हूँ, लेकिन आप छोटी छोटी जगहों की बात करते हो तो हम उसको वेदर बोलते हैं। तो वेदर इज अ स्मॉलर टर्म, किसी एयर के एटमॉस्फेयर को, वो मतलब किसी एरिया के एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है तो वेदर वर्ड यूज होता है। क्लाइमेट होता है बहुत बड़ी, जैसे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करना है या किसी कंट्री के इन्वायरमेंट को बताना, तो मैं वर्ड क्लाइमेट यूज करूंगी। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके, सो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का क्लाइमेट बोल रहे हैं ये, इज थ्रेटन बाय, किसकी वजह से क्लाइमेट को सबसे ज्यादा खतरा है? सबसे ज्यादा खतरा हमें किस चीज से है? डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दैट इज ट्रू, पर इतना जल्दी हमें इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा उसका। ठीक है, क्योंकि कहीं तुमने ऑक्सीजन का इफेक्ट देखा है? जब मैंने वो बताई थी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से मेजर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है, धरती का टेम्परेचर बदल रहा है ना, उसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। तो क्या उस चीज में मैंने तुम्हें ऑक्सीजन का जिक्र किया? नहीं ना। तो इससे याद रखना कि डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये सही बात है, लेकिन इसकी वजह से क्लाइमेट ज्यादा खराब नहीं हो रहा है, तो ये क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यस, पेड़ कट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना,
हम जो रिस्पायर करते हैं बाहर हवा, वो सारी की सारी एयर में है, लेकिन पेड़ उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, अर्थ के आसपास एक चादर बना लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो आंसर वुड बी वी। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा इफेक्ट है। अब जरा रेस्पिरेशन में जाना, ह्यूमन रेस्पिरेशन में भी जो ब्रीदिंग का रेट कंट्रोल करता है वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। याद है तुमको कि कहाँ पर मटेरियल का वो डाइऑक्साइड पे बहुत डिपेंड करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वो वैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये तो हो ही नहीं रही ना दो चीजें, तो सीओडी तो हो नहीं सकता। आंसर वुड बी बी। समझ आया? आ जाओ, दिस वन। ये तो अब आ गया होगा। दिस इज मिथेन। तो देखो इनडायरेक्टली इन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए ना, उसी से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट से तो एक छोटा सा चार्ट is making highest relative contribution to the greenhouse gases are carbon dioxide approximately 60% and methane कितनी होती है approximately 24% I guess, right? एक बार चेक कर लेना। ओके, सो आंसर वुड बी दिस। ओके, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कॉन्सेंट्रेशन होती है अप्रोक्सीमेटली 18। एक बार चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 14। ओके, थैंक यू। CFC 14% लिखती हूँ, तो CFC की कॉन्सेंट्रेशन होगी लगभग 14%। रेस्ट होगी हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो मिनिमम यही है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम इफेक्ट किसका बनता है, मैक्सिमम किसका इफेक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस है हमारे पास, ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। गॉट इट? तो मैम चलो लास्ट ये वाला कर लो, उसके बाद हम लोग, हाँ बस एक क्वेश्चन और है, 9th and 10th। स्टार्ट। गुड 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 गुड। चलो डी पे रुको एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। वेरी गुड, ठीक है। ओजोन के बारे में हमें क्या बात पता है कि ओजोन कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होती है? मेरा गुस्सा करने का भी मन नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर हमारी आंचल खड़ी है और आंचल ऊपर की तरफ देखती है, ऊपर की तरफ वो जहां तक देख पा रही है ना, दिन में, रात को नहीं दिखेगा, ऊपर की तरफ जहां तक बादल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमारा एरिया कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद की जो लेयर है कर सकते हो कर लेना, इतना बताना मेरे लिए काफी था, इससे ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारे पास ओजोन होती है ना, वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ठीक है, गुड भी होती है ये हमारे पास और बैड भी होती है। जो गुड वाली ओजोन है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेस। हाँ, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो गुड वाली ओजोन हमारी कहाँ पर मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ, तो ये मेरी हैप्पी ओजोन मिल रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। और बैड वाली ओजोन क्या है? पॉल्यूशन की वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से और सनलाइट की वजह से एक बैड ओजोन भी बन जाती है। जो ये बैड वाली ओजोन हमें कहाँ मिलती है? कहाँ मिली? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि गुड ओजोन कहाँ मिली और बैड ओजोन कहाँ मिली, राइट। तो गुड ओजोन तो ठीक है, बैड ओजोन हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद कर देती है उल्टा, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ज्यादा तेज कर रही है बैड ओजोन, ठीक है। तो अब देखो, जो ओजोन है उसके अंदर होल बनता जा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर होल बनने का मतलब है कि ओजोन एक बहुत थिक सी लेयर है, बहुत मोटी लेयर है। उस लेयर को तुम पतला कर दो, थिन कर दो, तो उसको हम कहेंगे कि एज अ होल अपीयर करता है। ऐसा नहीं एकदम से छेद दिखता है, इट जस्ट दैट वो इतनी थिन हो जाती है कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो गुड ओजोन में जो होल बनने लग जाता है उसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, है ना। ओजोन डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन डिप्लीशन का रीजन क्या है अगर मैं बोलूं, तो ओजोन का रीजन क्या है? इतना किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बता दूं।
Done? ठीक है, तो ओजोन का क्या है ना, नेचर में वैसे नहीं बैठी होती, मजे से बैठती है। जो हमारा हम बात कर रहे हैं गुड वाली की, ठीक है, गुड का किस्सा कर रहे हैं हम, स्ट्रेटोस्फेयर वाले का। तो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाते हैं और वहाँ पे ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन भी घूम रही होती है। तो किसके प्रेजेंस में, वहाँ पे सनलाइट जब पड़ती है नॉर्मली, तो सनलाइट के प्रेजेंट में ये O3 के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, इनका यही चलता है, खेल रहे हैं ये आपस में। जैसे लीगोज नहीं होते, हम वैसे पजल से ज्वाइन करते हैं, फिर उनको तोड़ देते हैं, फिर बना लेते हैं। तो ओजोन नॉर्मली ना ऐसे ही बनती रहती है, और ये प्रोसेस इतना क्विकली होता है कि ऐसा नहीं होता कि उसकी मतलब जो वो थिक सी लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो, वो थिक ही बनी रहती है। ऐसे लाखों मॉलिक्यूल इस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर में कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है जब हम रिलीज कर देते हैं हार्मफुल मटेरियल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो इसमें मैंने कौन कौन से वर्ड डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया, और मैंने कार्बन डाल दिया, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें ना ये क्लोरीन करता है। क्लोरीन होता है अकेला, और क्लोरीन को भी चाहिए दोस्त। तो क्लोरीन क्या करता है मॉलिक्यूल, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कहता है ये जो ऑक्सीजन पड़ी है ना O3 वाली, मैंने इनकी दोस्ती तुड़वा देनी है, मैंने ना इसको अपना दोस्त बना लेना है और O2 को छोड़ देना है। अब तो कहोगे स्ट्रेटोस्फेयर में तो ऑक्सीजन बन रही है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा ऊपर तक देख, तुझे तो ट्रोफोस्फेयर ही दिख रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर तुमने करना क्या है वहां पे ऑक्सीजन का, तुम सांस तो ट्रोफोस्फेयर में ले रहे हो ना, तो ये ऑक्सीजन तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। और भी मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोस्ती है ना O3 वाली, ये तो फिर भी टेम्परेरी है, बनती भी करती रहती है। लेकिन ये जो है ना क्लोरीन की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ, ये परमानेंट टाइप की होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्लोरीन ना जिस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है ना, उसको छोड़ता ही नहीं है, सालों तक छोड़ता नहीं है, 100 सालों तक छोड़ नहीं रहा। अब अगर इसने ऐसे ही क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ती रहेगी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पकड़ता रहेगा, तो ओजोन तो डिप्लीट होती जाएगी ना। सो दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, और ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो अकेले थे वो जाते नहीं है, अपने लोन पेयर के साथ पड़े रहते हैं, जो वो जाते नहीं एटमोस्फेयर से और ओजोन को डिप्लीट करते जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। इज इट क्लियर? यो मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। यो एनसीईआरटी पे ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th ग्रेड में आपने पढ़ लिया हो, लेकिन नीट वाले कभी कभार ऑप्शंस में डाल देते हैं, इसलिए हमें एक बार तो उसे करना चाहिए, जैसे इन ऑप्शंस में। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, सही वाली ढूंढनी है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, इज इट करेक्ट? यो मैम। नहीं बेटा, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर में तो बैड वाली ओजोन थी ना, गुड वाली तो स्ट्रेटोस्फेयर में। कैसे याद करोगे? S4 तुम्हारा का नाम साक्षी है, तो मैं तुम्हारा क्यों करूंगी, मैं तो अच्छा ही करूंगी ना तुम्हारा। तो स्ट्रेटोस्फेयर से याद रखना कि अच्छी वाली ओजोन वहां होगी। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज बैड, इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट? नहीं, ये तो अच्छी होती थी। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज गुड, हाँ, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन गुड होती है, ये भी नहीं होती। सो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, सो आंसर वुड बी डी। देखो कितनी सिंपल सी बात थी, सिर्फ इस पॉइंट पे क्वेश्चन हो गया, ये जो मैंने तुम्हें गुड और बैड बताया है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर आपको आपके एनसीईआरटी में टॉपिक आ गया ओजोन डिप्लीशन और तुमको लगता है इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, उसको एक बार रीड कर लो। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, और सोचिए 4 मार्क का क्वेश्चन था, जिसने रीड नहीं किया होगा उस बेचारे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं वो 4 मार्क्स में आ सकती है। तो अगर तुम पढ़ ही रहे हो कोई चैप्टर, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, कि उसमें से फिर कुछ भी आए ना इजी या टफ मैं कर पाऊँ, नहीं तो मत पढ़ो, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी। द स्ट्रेटोस्फेयर विच इज फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहे हैं और कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, मेन चीजों के साथ अटैच होना कैटलिस्ट का काम है ना। तो ये वाला हम इसका क्या एग्जांपल देंगे, हम क्लोरीन, बी। समझ आई बात? यो बहुत बढ़िया बात है, जल्दी समझिए। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले, नहीं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। सुनो, मैच द आइटम्स गिवन इन ए कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना हमें। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, जिसको हम एक और लाइन से कहते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, राइट। तो हमें यूट्रोफिकेशन का टॉपिक पता है। सैनिटरी लैंडफिल क्या होते हैं, कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है ना, जो घरों से निकलता है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, हमारे घरों से किचन वेस्ट निकलता है, तो उनको हम डंप कहाँ करते हैं। गन तो चला गया, कूड़े वाला ले गया, कूड़े वाले ने इसको कहाँ फेंका, वो 2 तरीके से फेंक सकता है। एक तो होता है सैनिटरी लैंडफिल और एक होता है ओपन डंपिंग, ठीक है, ओपन डंपिंग, और एक होता है लैंडफिल।
फर्क क्या है पता होना चाहिए। लैंडफिल में क्या करते हैं कि कूड़ा जो होता है, लेट से मैंने रेड से कूड़ा बनाया, ठीक है, तो ये जो गंद है मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये मेरा वेस्ट है, तो वेस्ट को मैंने यहाँ डाल दिया। फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक मिट्टी की लेयर डाल दी, ओके, सॉइल, सैंड डालो। फिर उसके ऊपर दोबारा से मैंने डर्ट डाला, फिर उसके ऊपर सॉइल लेके उसको प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड ऐसे डालते जाते जाते तो धीरे धीरे उनके पहाड़ बन जाते हैं। ये आपको दिल्ली में एंटर करते हुए बहुत अच्छे से दिखाई देता है, वहाँ पे कूड़ों का पहाड़ बन रखा है लिटरली। ओपन डंपिंग क्या है कि मैंने इसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं डाली, मैंने सारे के सारे जो डंप था पहले तो एक ही में बार बार डालती रही ओपनली, ठीक है, मैंने इसको बस कवर नहीं किया, सारा डंप मैं एक बहुत बड़े से गड्ढे में डालती रही। इसको ओपन डंपिंग कहते हैं। ओपन डंपिंग के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर मच्छर मक्खियाँ इसके ऊपर उड़ेंगे और फिर वो हमारे खाने को पॉल्यूटेड करेंगे। और लैंडफिल की प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा डर्ट है कि हम कितना लैंडफिल करें, और यहाँ से जो भी गंदे रसायन या केमिकल निकलते हैं वो सारे के सारे हमारे इंटरनल जो वाटर है ना, जो सेव्ड वाटर है अंडरग्राउंड, उसको डर्टी करते हैं। तो ये अंडरग्राउंड वाटर डर्टी होता है, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन करते हैं। और जो ओपन डंपिंग है वो क्या करता है, स्प्रेड डिजीज। कैसे स्प्रेड करता है डिजीज को, क्योंकि उसके ऊपर फ्लाइज घूमती है, राइट, समझ में आया? यस मैम। ओके, अब देखो सैनिटरी लैंडफिल क्या होगा, वेस्ट डिस्पोजल। हाँ, ए वुड बी सेकंड, सैनिटरी लैंडफिल वुड बी वेस्ट डिस्पोजल। स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, स्नो ब्लाइंडनेस इज जब यूवीबी रेड, हाँ हाँ बोलो, अब ये मत बोलना बर्फ पड़ती है तो ब्लाइंड हो जाता है, ऐसा नहीं होता ये तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। स्लो ब्लाइंडनेस होती है जब यूवीबी रेडिएशन, जैसे ओजोन लेयर ना कम हो गई है ना, तो वहां से जो यूवीबी रेडिएशन है, यूवीबी, ये जब धरती के ऊपर आती है ना, स्किन के ऊपर गिरती है तो स्किन कैंसर कॉज करती है, आंखों के अंदर चली जाती है ना, कॉर्निया ना इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कॉर्निया कैन एब्जॉर्ब इट, लिख लेना कहीं। तो जब वो यूवीबी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो उसकी वजह से आंखों में धुंधलापन सा आ जाता है, जिसको हम स्लो ब्लाइंडनेस भी कह देते हैं, ठीक है। तो स्नो ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू यूवीबी रेडिएशन, तो सी का हो गया मेरे पास 1। एंड झूम कल्टीवेशन क्या होती है, झूम कल्टीवेशन को ऐसे याद रखना, झूमते हुए कल्टीवेशन करना। कैसे करते हैं झूम कल्टीवेशन, कि एक एरिया लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, कल्टीवेशन किया, मतलब एग्रीकल्चर कर लिया, एग्रीकल्चर किया, फिर उसके बाद उस एरिया को सारा कल्टीवेट कर लिया, मतलब हार्वेस्ट कर लिया, मतलब जो भी फसल थी उसको निकाल लिया। उसके बाद उस एरिया को हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम कल्टीवेशन को। साइड में लिख लेना, मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। तो उसको बर्न कर दिया। अब इस एरिया को हम छोड़ देते हैं काफ़ी सालों तक। जब इसको छोड़ते हैं ना, तो इसकी सॉइल दोबारा से हील हो जाती है, वो एरिया दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। फिर दोबारा से कोई और एग्रीकल्चर आएंगे, फार्मर्स आएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर हम सेकंड टाइम पे करेंगे, फिर से उसको बर्न कर देंगे। तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब जब हम इसको बर्न कर रहे हैं ना, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं कि सॉइल अपने आप को हील कर पाए, दोबारा से उस पर एग्रीकल्चर कर देते हैं। तो क्या होता है, सॉइल की जो वो होती है ना ऊपर की ह्यूमस, तुम्हें याद होगा अगर, तो याद है हमने करा था ह्यूमस फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन में, हाँ, तो वो ह्यूमस ना अच्छे से न्यूट्रिएंट रिच नहीं बन पाती है। तो अब इसके साथ ये प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? यो मैम। देखो, झूम कल्टीवेशन विल बी डिफॉरेस्टेशन। आप उसको सारे जगह को जला देते हो ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर हमारे पास, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, क्या ऑप्शन सी। ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये ठीक है, डन। और इसका ना, हाँ, ये गलत लिखा है इन्होंने, इनरिचमेंट नहीं है ये, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन है ये, इनरिचमेंट नहीं है। कभी क्वेश्चन भी तो गलत लिखे होते हैं ना, जहाँ से मैंने उठाया क्वेश्चन में ऑप्शन गलत लिखा है, वही मैं कंफ्यूज हो गई, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कहाँ से हो गया। चलो, लास्ट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या हुआ था, बहुत सारे, जैसे तुम अमृता देवी अवार्ड के बारे में पढ़ना, एनसीईआरटी में देखा है, ठीक है, अमृता देवी जी ने कैसे ट्रीज को हक करके बचाया था कटने से, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। सो उसके लिए ये सब एफर्ट देखने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लगाते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि जो भी
ट्राइबल पीपल जंगल में रहते हैं। आप क्या कर सकते हो, उन ट्राइबल से कहते हैं कि आप लोग जो भी आपको रिसोर्सेज जंगल से लेने हैं, आपको पेड़ यूज़ करना है, आपको खान टिम्बर लेना है आग जलाने के लिए, आपको वहाँ से फल फ्रूट लेने हैं, आप ले लो। बदले में उस फॉरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करोगे, आप उसका ध्यान रखोगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, की फॉरेस्ट की मैनेजमेंट भी हो रही है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो एक कोलैबोरेटेड नेटवर्क बन गया। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की डेट पूछी है इन्होंने, क्या डेट है? 1980. आंसर वुड बी A. ठीक है। तो इसकी डेट है, एक बार छोटा सा नोट कर लेना। तो ये था तुम्हारा सारा का सारा इन्वायरमेंटल इश्यूज। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. बता दीजिए फिर अब। 8-4. टाइम। मैम अच्छा 8-4. अच्छा, वो झूठ बोल रही थी हैं, मुझे कंफर्म कर रही है। 8-4 ओके। चलो, अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इन बताओ भाई, ये ना, organisms. हाँ, डाइवर्सिटी का मतलब मैम बायो डिफरेंट. मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब सेवरल वैरायटी, किसी भी चीज़ की बहुत सारी वैरायटी, है ना? जैसे डॉग है तो उसकी कितनी सारी डाइवर्सिटी, कितने तरीके के डॉग आते हैं, पोमेरियन होता है और कितने सारे होते हैं, अभी मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा। सो डिफरेंट वैरायटी, जो डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसको कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है? क्यों कंजर्व करना जरूरी है अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट? तो इस अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्विकली रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी ये चीज़ काम करती है नहीं, क्योंकि इस वाले चैप्टर में क्या है, आपको बहुत सारा साहिल, धन्यवाद। The variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat. Yes, Divish, that's the correct answer. Good. So इस वाले चैप्टर में क्या है, आपको बहुत सारे डेटा याद करने हैं। बहुत ही बोरिंग होने वाला है ये, ठीक है? तो मैं इसको जितना एंटरटेनिंग करने की कोशिश कर सकती हूँ, आई विल ट्राई। लेकिन क्योंकि ये बहुत सारा होने वाला है, इसलिए मैं तुमको जितनी जल्दी रिकैप करा सकती हूँ चैप्टर को, क्विकली रिकैप करा रही हूँ, ठीक है? इसको जितनी बार पढ़ोगे और क्वेश्चन लगाओगे उतनी जल्दी याद होगा, और कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। ये लिखने से याद होता है, बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लिख के कर लेना, डिवाइड कर लेना चैप्टर को, इतना पार्ट लिख के देखा, इतना पार्ट लिख के देखा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट बी फोकस एंड स्टॉप में जब तुम्हें समझ आना बंद हो जाए, क्योंकि मैं फ्लो में बोल दूंगी मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? और अपनी एनसीईआरटी खोल लो अपने साथ, और स्क्रीनशॉट हम एंड में लेंगे। ओके, स्टार्ट करें फिर? You, ma'am. Ma'am. देखो, एनसीईआरटी साथ खोली, और मैं खुद 11th की एनसीईआरटी लेके बैठी हूँ। खैर माननी चाहिए मुझे मेरी हरकत पे। तो तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे, ठीक है? समझिए, यो मैम. बस आग लगा देनी है अब हमने। You, ma'am. आग लगा देंगे हम। अब देखो, ये बहुत बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। एक टर्म होती है बायोडाइवर्सिटी, दी किसने थी ये टर्म? वॉल्टर। पहले तो डब्ल्यू भी कैपिटल करो, वॉल्टर सर नाराज हो जाएंगे। जो वॉल्टर सर थे, उन्होंने दी थी टर्म, ठीक है? वॉल्टर रोजन, मुझे कैसे याद रखा है, पानी में रोज उगा, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी की टर्म दी थी। वॉल्टर मतलब पानी, सबसे बड़ा तो वही है ना। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म वॉल्टर रोजन ने दिया, कोई नहीं पूछता। इनको पॉपुलराइज किसने किया था इस टर्म को? वो थे एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन ने सिर्फ पॉपुलराइज की, उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखी है, अच्छे से वहां अंडरलाइन कर लेना। और यहाँ पे देख लो, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी तुम स्पीशी लेवल पढ़ते हो ना, स्पीशी, जीनस, फाइलम, स्पीशी, जीनस, फाइलम, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद क्या होता है? क्या गलत बोला मैंने इसमें, एक बार बताना वो मुझे। रुको, ये तो मेरी ईगो हर्ट होगी। स्पीशीज, जीनस, ऐसी होता है, और यही सही है कि कुछ गलत किया मैंने?
क्लास आएगा यहाँ पे। सही है, तुम्हें भी नहीं पता ना। है भाई, यही होता है ना। ऑर्डर पहले आएगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अरे मेरे पास तो Yes, एनसीईआरटी ma'am. 11th की पढ़ी है। रुक जा, शक है मुझे तेरी बात। क्लास पहले आएंगी। क्लास पहले आती है, फैमिली उसके बाद ऑर्डर फिर क्लास, ऑर्डर फिर क्लास। हाँ ठीक है तू सच बोल रहा है। ऑर्डर फिर क्लास, कभी ठीक नहीं होगा मेरा ऑर्डर और क्लास का सिस्टम। हाँ भाई ये ऑर्डर था, अरे इस क्वेश्चन आता है इससे भी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब ये जितने भी तुमने पढ़े हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, प्लांट कितने में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, हर किसी को कंबाइन करके कॉन्सेप्ट दिया गया है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, जैसे कंबाइंड डाइवर्सिटी हर लेवल पे, कंबाइंड डाइवर्सिटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आई? यस मैम। बहुत बढ़िया बात है। यस मैम। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं ना, इसको भी इन्होंने आगे और डिवाइड कर दिया है। कह रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जेनेटिक लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखते हैं, हम स्पीशी लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखते हैं, इकोलॉजिकल लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखते हैं। इसका क्या मतलब है? जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी देखना मतलब स्पीशी एक ही है, लेकिन एक ही स्पीशी में कुछ कुछ जीन्स का फर्क है, तो उसमें प्रोडक्ट अलग अलग बनता है, तो वो भी तो डाइवर्सिटी है ना। मतलब जैसे एक प्लांट है रुवोल्फिया वोमिटेरिया, ठीक है, रुवोल्फिया वोमिटेरिया जो है वो एक प्लांट है, लेकिन इसकी जितनी स्पीशीज है, इसकी बहुत मतलब इसकी जो एक स्पीशीज है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं तुमको पता है ना, उनमें वेरिएशन है। जैसे कि मुझ में तुम में भी वेरिएशन है, एक दूसरे के कंपैरिजन में हम डिफरेंट है, तो वो जो डिफरेंस है ना ह्यूमन ह्यूमन के बीच में, ये इजी समझेगा कि जो एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से डिफरेंस है उसको मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलूंगी। कि बायोडाइवर्सिटी बड़े लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो जीन के लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं सारे जीन खोल के रख दूं तो मैं देखूंगी कि एक ह्यूमन भी दूसरे ह्यूमन से अलग है, तो वो भी एक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात यस मैम। ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे याद रखेंगे कि मैं अपनी सहेली से एक जीन लेवल पे अलग हूँ, वैसे तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन चलो वो मानेगी नहीं, तो मैं कैसे याद रखूंगी उसको समझाने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से अलग है जीन लेवल पे, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें एग्जाम्पल जो याद रखना है वो रखना है वॉल्फिया वोमिटेरिया, इट इज़ अ प्लांट जिसमें बहुत सारे जीन डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं रेजरप्राइन। ठीक है, तो ये केमिकल है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये केमिकल यूज होता है टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज किया जाता है ये केमिकल। तो इस पे नीट का क्वेश्चन बनता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्पीशी डाइवर्सिटी। स्पीशी डाइवर्सिटी एक ही स्पीशी की बात हो रही है, एनसीईआरटी एग्जांपल देती है इसका, इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, ऐसे मैं बाबली नहीं होगी, तुमको अजीब सी चीजें बता रही हूँ। तो स्पीशी डाइवर्सिटी का जो एग्जाम्पल है वो आता है हमारे एम्फीबियंस के ऊपर। कौन होते हैं एम्फीबियंस? बेटा बहुत ही बोल रही है, तेरी अंदर में सुन पाएगी इतना स्लो तो। मुझे लगता है इस बच्ची ने सही बोला है, मैं इसके साथ जाना चाहूंगी, बस मुझे पता नहीं है इसने क्या बोला है। स्पीशी डाइवर्सिटी में उन्होंने बोला कि देखो एम्फीबियन जो है ना, उनकी जो स्पीशी डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा दिखती है हमें किसमें? ये है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, तुमने सुना होगा वेस्टर्न घाट्स, बहुत बड़े जंगल है, बहुत ही खूबसूरत जंगल है वेस्टर्न घाट्स के, और यहाँ पे ना लाल मिट्टी मिलती है क्योंकि साउथ की तरफ थोड़ा पड़ जाता है वेस्टर्न घाट्स, बहुत ज्यादा है। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे एम्फीबियन की जो स्पीशी है वहाँ पे मोर डाइवर्सिटी मिलती है एम्फीबियन की स्पीशी की, मतलब बहुत वेराइटी ऑफ एम्फीबियन तुमको वहाँ मिल जाते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ओके, क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऐसे लिख के याद होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मैं कह रही हूँ जो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की डाइवर्सिटी है ना, स्पीशी डाइवर्सिटी, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ये बात समझ आई? यो मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल रहे हैं तुम जरा कॉन्टिनेंट्स के लेवल पे बात करो या तुम किसी कंट्री बात करो, तो कह रहे इंडिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तुमको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्वे। ठीक है, तो वो बात तो सच्ची है, इंडिया में इतने सारे क्लाइमेट आते हैं, इतने तरीके के वेदर चेंजेस है, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कि नॉर्वे तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। मतलब एक तरफ हमारे यहाँ बर्फ पड़ती है तो दूसरी तरफ वहाँ पे सूखा पड़ा है। राइट, देखो तो कितनी डाइवर्सिटी है। एक हैदराबाद में इतनी गर्मी है, शिमला वाले कंबल में बैठे हैं और रजाई में बैठे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। राइट, इतना क्लियर?
अब रॉबर्ट भाई ने क्या बोला था, ठीक है, पहले तो पेपर में भाई मत लिखाना, वो तो मैम मैं थोड़ी नींद में थी लिखते टाइम। मैंने तेको बोला कि मैं अभी तेको बाद में दूंगी वो स्क्रीनशॉट, अभी लेगी ना सारे स्क्रीनशॉट, ले ले चल। डन मैम। तो रॉबर्ट भाई कोई नहीं लिख के आएगा। ये मैडम नींद में थी और बहुत परेशान थी तो उसने थोड़ा खुद को हंसाने के लिए लिख लिया था। है ना, सेल्फ एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी है। अब सब पे डिपेंड नहीं हो सकते ना कोई आकर तुमको एंटरटेन करे, तुम खुद को कर लो। मैं खुद को ऐसे ही करती हूँ। तो रॉबर्ट सर ने कुछ बात बोली थी जो तुम्हें पता होना चाहिए। पहले इनका नाम है रॉबर्ट में, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला था कि अराउंड 7 मिलियन इज ए ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी। उन्होंने बोला पूरा धरती है ना, पूरे धरती के ऊपर स्पीशी डाइवर्सिटी पे लोगों ने बहुत अटकनें लगाई। अटकनें मीन्स कुछ भी बोला कि इतनी डाइवर्सिटी होगी, इतने मिलियन होंगे। इन्होंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 7 मिलियन स्पीशी डाइवर्सिटी हमें पूरे ग्लोब पे मिलेगी। ठीक है, प्लांट एनिमल सब इंक्लूड कर लो, लेकिन बस इसमें ना एक चीज मत इंक्लूड करना कभी भी, दैट इज प्रोक्रियोर्स। बैक्टीरिया इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि बैक्टीरिया में पता भी नहीं है कि कितने हैं, अभी तक हम उनको स्टडी भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला अराउंड 7 मिलियन इज द ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी। बहुत बड़ा टर्म बोला इन्होंने, और सबसे ज्यादा क्लोज हम इन्हीं का मानते हैं, इसी को बिलीव करते हैं। अभी सारा डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि इतनी तो होगी। स्पीशी इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये लाइन जो है ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसको मैं बता देती हूँ कि अगर मैंने अर्थ ऐसे बनाई, ठीक है, और ये हमारा गया इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। तो इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्या, ट्रॉपिकल। हाँ ट्रॉपिकल रीजन है। उसके बाद इसके ऊपर जो मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, मुझे लगता है ये बच्चा सही बोल रहा है, बस मुझे आवाज़ नहीं आ रही। टेम्परेट, है ना। सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन रिसीव करता है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट? मैम टेम्परेट। Tropics. ट्रॉपिक्स। बेटा अगर सूरज यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा सीधी लाइट यहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक्स को सबसे ज़्यादा लाइट मिलती है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक्स होते हैं मोर लाइट, मोर लाइट, मोर सनलाइट, मोर सनलाइट होगा तो फिर वहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, फिर वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी आ सकती है। जब सनलाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा पौधे उगेंगे, ज़्यादा खाना बनाएंगे, है ना, ज़्यादा वो हरी भरी जगह होगी। हरी भरी जगह होगी तो ज़्यादा एनिमल्स को वो सपोर्ट कर सकती है ना। तो इक्वेटर के पास ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं उस रीजन में ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी होती है और टेम्परेट में कम होती है। तो अगर इक्वेट ट्रॉपिक पे 1000 फ्रॉग्स है ना, 1000 तरीके के फ्रॉग है, तो सर टेम्परेट पे 100 टाइप ऑफ फ्रॉग्स हैं। तो मुझे बताओ किसकी स्टडी करना ज़्यादा आसान है, 1000 फ्रॉग्स को पढ़ना ज़्यादा आसान है या 100 फ्रॉग्स को पढ़ना ज़्यादा आसान है? 100। 100 ना, क्योंकि नंबर कम है। तो यही लैंग्वेज का गेम है यहाँ पर जो हुआ है, ध्यान से सुनना। स्पीशी इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट, इसका मतलब है इसका डेटा इज मोर कंप्लीट, डेटा इज मोर कंप्लीट, कि हमारे पास जो टेम्परेट में मिलती है ना स्पीशीज डाइवर्सिटी, हमारे पास उसका ज़्यादा अच्छा डेटा पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है ना, हमने स्टडी कर ली है। देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो स्पीशी मिलती है उसका डेटा हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी स्पीशीज है, हर चीज़ की, आर्म्स की इतनी सारी स्पीशीज है कि हम सबका डाटा अभी नहीं कर पाए हैं। तो ये लाइन है ना, वो डेटा के बारे में बात कर रही है। इज इट क्लियर? यो मैम। एक सेकंड रुकना। ओके, मेरा इंटरनेट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, चार्जिंग को लगाना मुझे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ आया? हो गया? यो मैम। यार क्या ना, कोई कोई कहीं दूर कोई लड़ रहा है। जनरली यार लड़ाई तो तेलुगु में होती है तो समझ तो मुझे खास आती नहीं है, लेकिन इस टाइम एक अंकल लड़ रहे हैं। तुम्हें आवाज़ आ रही है? नो मैम। अंकल पता है क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, सिर्फ एक ही बार है,
आई डोंट वांट टॉक टू यू। बहुत ही लाउडली एक ही बात बोला, आई डोंट वांट टॉक टू यू। ओहो, मेरी लड़ाई मिस होगी, मुझे मजा आता है देखने में वैसे तो। चलो नेक्स्ट है IUCN। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी फुल फॉर्म है वो आएगी, आ चुकी है, ठीक है। तो IUCN की गलती पता है क्या होती है, IUCN में ना नेचर पे जाके इंसान रुक जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज वर्ड भी आएगा। तो ये मैं कोई एंट्रेंस देने गई थी जहाँ पे मैं गलत करके आई थी, नेचर तक रुक गई थी मैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज भी था। ओके, तो ये गलती मत करना, समझ गए। अब ये देखो क्या करते हैं, देखो इनमें क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तुमने सुना होगा हमारी कंट्री से भी जाते हैं ना, तो जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ये साथ में बैठते हैं, ये बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर सारी कंट्रीज में ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता यही है कि आप कह सकते हो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। रिकॉर्डिंग में मैं इतना ही बोल पाऊंगी। चलो, तो IUCN जो है उन्होंने क्या बोला, कुछ चीजें याद रखना। पहले प्रोकैरियोट्स इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, जो आप पढ़ रहे थे ना कि रॉबर्ट की जो ये एस्टिमेट है दैट रॉबर्ट में 7 मिलियन ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी है, इसमें पहले तो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड नहीं होते। तो हमारे जितने भी डेटा हैं कहीं पे भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। दूसरा डेटा ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे, तो जिंदगी थोड़ी कठिन हो जाएगी। ऑल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 70% एनिमल। वो कह रहे हैं यूक्रियोट्स तो प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन इनमें 70% सिर्फ एनिमल्स है। फिर वो कह रहे हैं इन 70% में भी ये 70% एनिमल्स है, ध्यान से सुनना, 70% एनिमल्स है। अभी 70% को एज 100% ट्रीट करो कि सारे एनिमल्स में भी 70% सिर्फ इंसेक्ट्स है। तो समझ रहे हो इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा है, सोचो अगर इंसेक्ट स्मार्ट हो गए तो हमें डोमिनेट कर जाएंगे, समझ रहे हो, नंबर उनका ज़्यादा है भाई। तो 70% इसके अंदर इंसेक्ट्स है। प्लांट और फंजाई कंट्रीब्यूट करते हैं 22% और प्रोटिस्टा कंट्रीब्यूट करता है 8%। इससे तुम कैसे याद कर सकते हो, एनिमल तुमको वो याद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? किस नहीं, आवाज नहीं है, कोई बताओ, मैं मानूंगी नहीं जब तक कोई बताता नहीं। RH विटकर RS विटकर ने दी, कौन से ईयर में दी थी? 1969 में। हाँ, तो याद रखना जब भी मौका मिलता है तो उस चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन थे? मोनीरा, लेकिन मैंने तो मोनीरा यूज ही नहीं करना, प्रोकैरियोट्स होते हैं तो इसको नहीं करना, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास प्रोटिस्टा, कितनी डाइवर्सिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8%, यही प्रोटिस्टा कंट्रीब्यूट करता है वर्ड का। फिर फंजाई यानी मशरूम, कितने %? ये फंजाई और प्लांट एक साथ आ रहे हैं, है ना, तो इनको मिला के मैंने कर दिया, चल थोड़ा तू दे दे थोड़ा मैं दे दे, भाई भाई है दोनों, 22%। और लास्ट में बने हमारे पास एनिमल्स, एनिमल्स ने कितना दे दिया? 70%। और 70% में भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंसेक्ट्स की, ठीक है। तो इस फॉर्म में याद करोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, समझ गए। मैम। ओके, अब इंडिया के बारे में कुछ डेटा है जो बेटा तुमको याद करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ग्लोबल लेवल पे हम बोले कि इंडिया कितना, अगर ये पूरी की पूरी धरती हमारी प्यारी सी भोली सी धरती, तो पूरी सी धरती में छोटा सा एरिया लेता है इंडिया। कितना एरिया है ये? लगभग 24% ऑफ ग्लोब। कितना ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना एरिया ले रहा हूँ मैं, लेकिन 24% ऑफ ग्लोब के अंदर उसके पास कितनी बायोडाइवर्सिटी रखता है? पूरी दुनिया के कंपैरिजन में वो 8.1% बायोडाइवर्सिटी अकेले इंडिया के पास है। समझ रहे हो तुम, इतने कम एरिया में भी कितनी डाइवर्सिटी रखता है। ऐसे होते हैं ना जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक छोटा सा बच्चे के दिमाग में कितनी सारी नॉलेज होती है, राइट। मैं बायो पढ़ा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा बायो याद है, फिजिक्स केमिस्ट्री याद नहीं है। फिजिक्स वाले सर को उनका सब्जेक्ट याद होगा, केमिस्ट्री वाले सर को वो याद होगा। लेकिन अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो तो तुमको फिजिक्स भी आ रही है इस टाइम, केमिस्ट्री भी आ रही है और बायो भी आ रही है, तो तुम इतने छोटे से हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में कितनी सारी नॉलेज है ना। तो वैसे ही है, इंडिया भी छोटे से एरिया में रहता है लेकिन बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रखता है। 248, तो मुझे ऐसे रह सकता है 248, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, तो मुझे इस नंबर से ये याद रह जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंडिया है वो अंडर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री की एक लिस्ट बनी है जिसमें से एक इंडिया है, और भी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती है। एनसीईआरटी में ऐसे आई थिंक मेंशन नहीं है, अगर है तो लिख लेना। वैसे तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है। इसमें से उन्होंने बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो 45,000 प्लांट्स हैं, 90,000 एनिमल्स है। सॉरी यार, याद करना पड़ेगा,
नहीं तो इतना याद रख लेना, तुक्के से बताती हूँ, इतना याद रख लेना, एनिमल ज्यादा है प्लांट से, वो हमें पीछे वाली स्लाइड से पता चल गया था, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. ओके, आगे चल रही हूँ। अब ये क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर कल लगवाऊंगी ना, तो तुम देखना। कल सैटरडे है ना? यो यो मैम। कल सैटरडे है Yes, ma'am. बेटा, कल आ जाना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं है, और कुछ इकोसिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर लगवाऊंगी, तो प्लीज़ कल आ जाना। आई नो आप सैटरडे को थोड़ा कम आते हो, आई थिंक शायद थक जाते हो या जो भी आपका रीज़न है, तो प्लीज़ क्लास में आ जाना, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन करके जाओगे, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। सो इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? लायन या टाइगर? टाइगर, Tiger. टाइगर, एक था टाइगर। साइंटिफिक नेम क्या है उसका, लिख दिया मैंने। नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक। पीकॉक। साइंटिफिक नेम आ सकता है पावो, पावो, ब्रावो। नेशनल फ्लावर कौन सा है? Lotus. लोटस, ब्यूटीफुल लोटस। मेरे घर के पास, मेरे बाहर आंगन में आंटी जो है वो लोटस उगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इतना बड़ा सा कंटेनर बनाया है, उसमें मिट्टी डाल के उसके रूट्स लगा रखे हैं। मुझे बहुत डाउट है कि वो उगेगा, पर आंटी को विश्वास है वो उगेगा, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि लगते हैं या नहीं। नेशनल फ्रूट कौन सा है सबको जो बहुत ज़्यादा पसंद है? मैंगो। मैंगो। मैंगीफेरा इंडिका, राइट? ये साइंटिफिक नेम है, बेटा अंडरलाइन होंगे। ये लो, पावो, राइट? तो ये स्लाइड का हमने कर लिया। टाइम बताएगा कोई बच्चा मुझे? 8:25। ओ नाइस। समिट, कुछ समिट किए जाते हैं, अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर एक 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 पेपर, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि एक पेपर है, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगी है, पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, चलो वादा करते हैं कि इस ईयर तक इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे। जैसे हमने यूरो थर्ड और भारत स्टेज 3 पढ़ा था, कितनी कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, फिर उसको जितनी कंट्रीज आई हैं वो साइन करती है, कुछ साइन करने से रिफ्यूज़ कर देती है, तो ऐसा भी होता है, वो भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है? तो उनको हम कह देंगे समिट। तो 2 समिट है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहला है अर्थ समिट, कौन से ईयर में हुआ था? 1992। अगर किसी को फिर भी जानने में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे छोटी सी वीडियोस इस पर मिल जाएगी, मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी गूगल कर लेना, गूगल कर लेना अर्थ समिट, बस इतना सा है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट इज अर्थ समिट। तो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, कहाँ पर हुआ था? रियो दी जेनेरियो में हुआ था। ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था ताकि अप्रोप्रिएट स्टेप लिए जा सके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और अप्रोप्रिएट स्टेप लिए जा सके कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे सस्टेनेबली यूटिलाइज किया जाए। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब है कि मैं ऐसे यूज करूं कि वो मैं तो यूज कर लूं और मेरी आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, मैं सारा एक्सप्लॉइट ना करूं। तो ढंग से किसी चीज को यूज करना सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है? ऐसे कर, जैसे अगर मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम क्लास में आ रहे हो, तुम पढ़ के जा रहे हो, तुम अपना काम भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर रहे हो, फिर डाउट्स होता है मुझसे पूछते हो, तो मैं कहूँगी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है इस टीचर का, कि तुम क्लास भी लगा रहे हो और खुद से मेहनत भी कर रहे हो। ये अनसस्टेनेबल कैसे होगा? तुम मेरी क्लास नहीं लगा रहे हो, लेकिन सडनली तुम सुबह उठते हो, फिर तुम ये टॉपिक पढ़ते हो, तुमको समझ नहीं आता, फिर मैं तुमको स्पेशली आगे पढ़ा रही हूँ, फिर तुम दोबारा से ये चीज यूज कर रहे हो, तो तुम मेरा माइंड तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, कि मैं तो ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, लेकिन तुम अपनी मिसबिहेवियर की वजह से मुझे बहुत थका रहे हो, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना इज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, और उसको कंजर्व करने के लिए स्टेप उठाए गए थे, तो वो था अर्थ समिट 1992 का। फिर आया है वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट हुआ है 2002 में, जोहान्सबर्ग में हुआ था, और इसके अंदर जो बात करते हैं कि 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि वो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है ना उसको 2010 तक कम कर देंगे, ठीक है? तो ये 2 समिट्स थे, इनकी डेट और इनका एरिया पता होना चाहिए। डन? Done, ma'am. स्क्रीनशॉट ले मैम। लिया? यस मैम। कोई भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबल कब होती है? कैसे कहूंगी मैं स्टेबल है? अगर मैं कह रही हूँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो मैं कैसे कहूंगी ये फॉरेस्ट स्टेबल है? अगर वहां पे सडनली कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी भी सुनामी आ जाती है, कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, क्या मैं उसको स्टेबल कहूंगी? है ना? नहीं ना? तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सीजनल वेरिएशंस कम हो, वेरिएशंस, नहीं यार इसकी लैंग्वेज गलत बन रही है,
अच्छा, पहले तो ये हो गया सीजनल वेरिएशन, मतलब बैलेंस्ड हो, ऐसा नहीं है एब्रप्टली सीजन चेंज हो रहा है, तो वो एक इकोलॉजिकली स्टेबल कम्युनिटी है। अगर सीजन बने रहेंगे, हमें पता है अभी गर्मी है, फिर ठंड आएगी, फिर पतझड़ आएगा, ऐसे मौसम होते हैं ना, समर विंटर स्प्रिंग, राइट? यही हम 4 मौसम इंडिया में तो देखते हैं आराम से। तो अगर ऐसे सीजनल वेरिएशन है, तो जो भी एनिमल है, क्या उसकी निश जो है वो स्पेशलाइज हो जाएगी? निश क्या होता है? व्हाट इज निश? मैम जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। बेटा वो तो उसका हैबिटेट होता है, घर उसका। मैम नया है, ये तो हैबिटेट है। और मैम जहाँ पे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। खाना खाता है, वो उसकी टेरिटरी होती है। और बोल बोल बोल। मैम वर्क प्लेस बोला था आपने शायद। टेरिटरी होती है वो, उसका वर्क प्लेस जो कह लिया वो उसकी टेरिटरी है, जहाँ तक वो खाना खाने जाएगा, है ना? निश क्या होता है? उसका फंक्शनल रोल। आई थिंक ये लिखा है मैंने कहीं, एक सेकेंड, शायद मैंने डेफिनेशन लिखी थी, एक मिनट। अ पर्टिकुलर रोल ऑफ ए स्पीशी इन इट्स इन्वायरमेंट, उसका पर्टिकुलर रोल क्या है उसके इन्वायरमेंट में, वो उसका निश है। मतलब एक इन्वायरमेंट में स्पीशी क्या करती है? खाना खाती है, फूड, रिप्रोड्यूस करती है, और अपनी एरिया को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है ना एरिया को। यस मैम। ये उसका फंक्शनल रोल है, उसको खाना खाना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, और अपने घर को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो ये उसका फंक्शनल रोल है। इन सबको टुगेदर हम एक निश कहते हैं, ठीक है? इन सबको हम टुगेदर निश कहते हैं। तुम गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन तुम पार्शियली बोल रही थी, ठीक है? अगर मैं सिर्फ घर की बात करूंगी तो वो उसका हैबिटेट है, राइट? अगर मैं सिर्फ उसके एरिया की बात करूंगी जहां तक वो जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, वो उसकी टेरिटरी है। लेकिन अगर इन सबको मैं कोलैबोरेटरी बोलूँ तो मैं बोलूँगी निश, मतलब मेरा फंक्शनल रोल क्या है सोसाइटी में। मतलब इंसान की लाइफ में तो बहुत कुछ है ना, इमोशंस भी है, लेकिन एनिमल के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं तो उनका फंक्शनल रोल क्या है, मेन एजेंडा उनका यही है कि वो रिप्रोड्यूस करें, अपनी प्रोजेनी का नंबर छोड़ के जाएं। उसके लिए उनको खाना चाहिए और उनको एक एरिया चाहिए आराम से रहने के लिए, तो वो होती है उनकी निश। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कोई भी नो टू स्पीशीज कैन हैव सेम निश। एक स्पीशी की एक निश होती है, वो कभी दूसरी स्पीशी से कंबाइन नहीं करती, ठीक है? हो सकता है तुम कहो कि मैम जो हर्बीवोर है वो तो ग्रासेस ही खाते हैं, तो सारे हर्बीवोर ग्रासेस खाते हैं, लेकिन वो तो अलग अलग स्पीशी के हैं, तो उनकी सेम निश होगी? ऐसा नहीं है। हो सकता है वो ग्रासेस खाते हैं, लेकिन उनके अल्टरनेट सोर्स भी होंगे, कुछ उनमें से पेड़ के पत्ते भी खाते होंगे, राइट? तो उनके अगर ग्रासेस है, लेकिन रिप्रोडक्शन का उनका साइकिल अलग होगा, रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग होगा, सीजन अलग होगा, जिन एरियाज में वो रहते हैं उनका रहन सहन अलग होगा। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी दो स्पीशीज नहीं होती जिनका निश कभी सेम होता है। ये बात क्लियर होगी सबको? तो ये बेटा ये लिखा है नो टू स्पीशीज, ये NO2 नहीं लिखा ये देखने में लग रहा है, ठीक है? तो हाँ यार लिख लो, नो टू स्पीशीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक अब टाइम हो गया होगा, इज इट? यस मैम 32। ओ 2 मिनट पढ़ा दिया मैंने एक्स्ट्रा सॉरी।